नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 024895 इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, मतलब वो वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। दोस्तों, सबसे पहले जो वर्ड है वो है कोइंसिडेंस। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि सर कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। ठीक है। सी ऑप्शन में आपको स्पेलिंग दे रखी है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, काइंड, टाइप या फिर नेचर। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तो हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार का। तो कोई ऐसी व्यवस्था, अरेंजमेंट जिसमें सब चीज़ें एक समान है, एक प्रकार की है, उसको होमोजीनियस बोलते हैं। इसका अपोजिट भी कई बार एग्ज़ाम्स में आ जाता है। इसका अपोजिट है हेट्रोजीनस। इसका अपोजिट क्या है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, टाइप, काइंड या नेचर। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? विभिन्न प्रकार का। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो डिफरेंट टाइप की है, अलग अलग प्रकार की है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं। अगली जो स्पेलिंग है वो है मिस्चीवियस। तो मिस्चीवियस स्पेलिंग सही है। मिस्चीवियस का मतलब होता है नटखट, शैतान या बदमाश। कोई ऐसा व्यक्ति जो बदमाशी करता है, नटखट है, शैतान है, उसके लिए मिस्चीवियस बोला जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग गलत है। सही जो स्पेलिंग होगी वो होगी PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन का हिंदी मतलब होता है उच्चारण। क्या मीनिंग होता है प्रोनाउंसिएशन का? उच्चारण बोलते हैं हिंदी में। तो हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 77। ए सेंटेंस के अंदर ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कह रहा है द शेफ्स कुलिनरी क्रिएशंस। कुलिनरी का मतलब होता है स्किल्स या नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। किसी चीज़ को अच्छा करने की प्राकृतिक जो कला या कौशल होता है, टैलेंट होता है, उसको हम लोग कुलिनरी बोलते हैं। तो शेफ़ किसको बोलते हैं? आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो कुक, जो खाना बनाने वाला होता है, उसको हम लोग शेफ़ बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो शेफ़ है उसकी जो नेचुरल स्किल थी अच्छा खाना बनाने की, वर इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर इंजेक्ट करना, किसी में कोई चीज़ डालना। तो कह रहा है कि जो शेफ़ की जो एक एबिलिटी थी अच्छा खाना बनाने की, उसके अंदर डाला गया, क्या डाला गया? एक डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अर्थात अलग।
तो शेफ़ की जो वो स्किल थी, जो टैलेंट था, उसमें एक अलग चीज़ डाली गई, दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम टिपिकल रेस्टोरेंट फेयर। और वो जो चीज़ थी, जो शेफ़ ने अपनी जो नेचुरल उसका टैलेंट था उसके साथ जो एक अलग चीज़ जोड़ी, उसने उसके रेस्टोरेंट को बाकी रेस्टोरेंट से अलग कर दिया। तो वो क्या चीज़ थी? डिस्टिंक्टिव डैश। पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है फ्लेयर। दोस्तों फ्लेयर का मतलब होता है आग की लपट। फ्लेयर का मतलब होता है आग की लपट। यहाँ पर वर्ड दे रखा है फेयर। इस फेयर का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट। मतलब जो चीज़ बिल्कुल सही है, नियम कायदों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जिसमें कोई बेईमानी नहीं है, उसको अपन फेयर बोलते हैं। ये जो वर्ड है फ्लियर, ये नॉर्वे एक जगह है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नॉर्वेनियन वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है सेवरल या मैनी, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं कई। अब जो अगला वर्ड अपने पास है वो है फ्लेयर। इस फ्लेयर का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी और एक्सीलेंस, कि भाई जो शेफ थे उनके पास वो एक नेचुरल स्किल और नेचुरल जो टैलेंट था किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करने का, वो डिस्टिंक्टिव फ्लेयर जो है, वो अलग एबिलिटी जो है, उनको बाकी रेस्टोरेंट से अलग करती थी। तो यहाँ 77 में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में एग्ज़ाम में गिना जाएगा, क्योंकि जिस विद्यार्थी के पास गहराई होगी वोकैब की, वो ही इस क्वेश्चन को कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 78। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन किया है, वो पार्ट एक ईडियम है, मुहावरा है, उसका मीनिंग हमें बताना है। कह रहा है आफ्टर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर वीक्स आई फाइनली हैड टू बाइट द बुलेट एंड आस्क माई बॉस फॉर अ रेज। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ब है ओरिजिनल वो है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है दोस्तों टू फील और टॉलरेट समथिंग बैड। कोई ख़राब या बेकार चीज़ को महसूस करना या झेलना, उसको हम प्रोक्रेस्टिनेट बोलते हैं। तो कह रहा है हफ्तों किसी चीज़ को परेशान होकर, किसी चीज़ को झेलकर, किसी चीज़ से दुखी होकर, आई फाइनली, मुझे अंततः, हैड टू बाइट द बुलेट एंड आस्क माई बॉस फॉर रेज, मुझे बुलेट बाइट करनी पड़ी और अपने बॉस को रेज के लिए बोलना पड़ा। रेज का मतलब यहाँ क्या है? तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने हेतु, कि सप्ताहों तक, कई दिनों तक तकलीफ और परेशानी झेलने के बाद अंततः मुझे परेशान होकर अपने बॉस को तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलना पड़ा। तो ये जो पार्ट है बाइट द बुलेट, इस मुहावरे का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़ करना जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की और साहस की आवश्यकता हो। तो जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो ये कह रहा है टू बी इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव का मतलब होता है कि भी निर्णय न ले पाना। इनडिसाइसिव का मतलब क्या होता है? निर्णय न ले पाना। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। टू टेक द ईजी वे आउट, टू टेक द ईजी वे आउट का मतलब होता है आसान रास्ता चुनना। इसका अर्थ क्या होता है? आसान रास्ता चुनना। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है वाक्य में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
सी इसने कहा है टू एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन, कि किसी मुश्किल परिस्थिति को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ झेलना या उस चीज़ का सामना करना। तो हमारे प्रश्न की परिस्थिति के अनुसार ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सप्ताहों तक परेशान होने के बाद, सोच समझने के बाद उसे अंततः अपने बॉस को तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलना पड़ा। ऑप्शन डी है टू गिव अप इजीली। तो गिव अप का मतलब होता है हार मानना। गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मानना। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 79 अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या ये ग्रामर के हिसाब से ठीक है कि गलत है। कह रहा है मिस्टर अरविंद वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीटिंग अप बिफोर द स्टूडेंट इन द क्लास, कि मिस्टर अरविंद जो हैं, श्रीमान अरविंद जो हैं, अक्यूज्ड हैं। अक्यूज्ड का मतलब दोषी, उन पर आरोप है और वे उन पर ये दोष है, वो दोषी हैं कि उन्होंने क्लास के समक्ष एक छात्र को पीटा था। बीटअप, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब लगी हुई है बीटअप। बीटअप का मतलब होता है दोस्तों किसी को पीटना या मारना। तो यहां इसने लिखा है बीटिंग अप बिफोर। दोस्तों यहां अप जो है वो एक प्रेपोजिशन है, अप डाउन। उसी प्रकार से आफ्टर और बिफोर ये भी क्या है? प्रेपोजिशन। तो अंग्रेजी में लगातार दो प्रेपोजिशन कभी भी एक साथ, मतलब एक के बाद एक यूज में नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर हमारा गलत हो गया, तो चेंज करना पड़ेगा। अब जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो अक्यूज्ड ऑफ यहाँ तक तो सेम है, फिर बीटिंग अप यहाँ तक भी सेम है। तो चेंज कहाँ हुआ है? एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अभी अभी हमने बताया कि दो प्रेपोजिशन एक के बाद एक नहीं आ सकती। ये भी अप प्रेपोजिशन ओ डबल एफ, ये भी एक प्रेपोजिशन है, तो ये फिर गलत हो गया। यहाँ पर अप प्रेपोजिशन है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, लगातार दो प्रेपोजिशन नहीं आ सकती, ये फिर गलत हो गया। अब यहाँ एक है आर्टिकल ए और एक है यहाँ पर आर्टिकल द। तो आप आगे गए तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। द का उपयोग कब करते? जब हम लोग किसी विशेष संदर्भ में विद्यार्थी की बात कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर इसने विद्यार्थी को विशेष नहीं बताया है, सामान्य कथन है कि मिस्टर अरविंद जो है उस पर आरोप है कि उसने एक विद्यार्थी को कक्षा में पीटा है। तो इसलिए चूंकि विशेष नहीं दर्शाना है तो द की संभावना खत्म। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मिस्टर अरविंद वॉज अक्यूज्ड ऑफ, कि मिस्टर अरविंद जो थे वो आरोपी थे बीटिंग अप ए स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में एक विद्यार्थी को पीटने के वो दोषी थे, आरोपी थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। पैराजंबल की ट्रिक मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टेटमेंट खोजना है और हमारा जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो कहाँ से शुरू होगा? प्रॉपर नाउन से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? प्रॉपर नाउन से शुरू होगा। तो जब मैं यहाँ पर गया इस हमारे क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें मैंने देखा कि दी प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमन, ये पूरा हमारा एक नाउन फ्रेज है। ये प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पर नाउन है, तो ये सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकता है, प्रॉपर नाउन है। अब आप इधर गए मुंबई एंड कोलकाता, तो ये भी प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर भी संभावना है। सी में ऑफ है प्रेपोजिशन, तो यहाँ से शुरुआत नहीं हो सकती सी से। और इंडिया, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डी से शुरू हो जाए। अब देखिए जब ऑप्शंस की तरफ गए तो दो जगह यहाँ पर आपको ऑप्शन ए से नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है शुरू।
तो पहले इनको चेक करेंगे क्योंकि ज़्यादा कोशिश है कि यहाँ से आपको आंसर मिल सकता है। तो सबसे पहले लिखा दी प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमन। अक्यूमन का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखे या बुद्धिजीवी हो, उसको हम लोग अक्यूमन बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो समृद्धता है और व्यापार की जो बुद्धि है, जो समझ है, कहाँ की समझ है, ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल हाउसेज, बड़े बड़े महान उद्योग घरानों की, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हाउसेज इनको बोला जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े व्यापारिक घराने यहाँ पुश्तों से जो है लोग व्यापार कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, उसके बाद में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव पार्ट की। तो ये यहाँ से ए के बाद में सी जुड़ेगा, ए के बाद में सी जुड़ेगा। अब देखो दोनों जगह सी है तो हमें तीसरे की तरफ जाना पड़ेगा कि पहले डी आएगा कि बी। तो कह रहा है कि द प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल हाउसेज ऑन मुंबई एंड कोलकाता। अब ये जो बड़े बड़े घराने हैं, कहाँ के घरानों की बात कर रहे हैं, बम्बई और कोलकाता, इंडिकेट दैट, ये इशारा करते हैं इन द कॉमर्शियल सेक्टर की जो वाणिज्यिक क्षेत्र है उसके अंदर भारत जो है उसके पास एक काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी है। किस चीज़ की कैपेसिटी है, मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकरण की। तो ए के बाद में सी, सबसे पहले ए आएगा, फिर सेकंड नंबर पर सी आएगा और थर्ड नंबर पर मुंबई और कोलकाता आएगा क्योंकि ये कॉमर्शियल हाउसेज हैं, और चौथे नंबर पे ये आपका डी आएगा। तो आपका ए सी बी डी, ए सी बी डी, यानी ऑप्शन डी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। ट्रिक वही है, आपको ओपनिंग स्टेटमेंट खोजना है, प्रॉपर नाउन की तरफ जाना है। तो यहाँ थ्रू है, ये तो प्रेपोजिशन है, ये यहाँ ठीक करना, सी ए ई नहीं है, ये कैन है। तो कैन आपका मॉडल है, और अगर मॉडल है तो ये वर्ब है, और अगर ये वर्ब है तो फिर आपको ये ख्याल करना है कि भाई वर्ब से तो शुरू नहीं हो सकता। तो सी और ए तो पिक्चर से बाहर। डी में दे रखा है बट, जो कि एक कंजंक्शन है, तो यहाँ से भी शुरुआत संभव नहीं है। तो शुरुआत होगी कहाँ से, तो शुरुआत होगी बी से। तो आप चेक करिए बी से कहाँ कहाँ शुरू है, ए और डी। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो सीधा चला गया क्योंकि कभी भी सी और ए से शुरुआत नहीं हो सकती, प्रॉपर नाउन से शुरुआत होती है। तो बी से शुरू करेंगे। तो द नॉवल इज एज पैटर्न एज अ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग। ये जो नॉवल है, जो साहित्य है, उसका उतना ही प्रभाव है जितना कि किसी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग का है। और इसके बाद में हम आगे बात करें तो है बट इट इज़ ऑल्सो सो एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशनल। अब ये यहाँ पर जो आपने बात करी है आगे कि इज ऑल्सो सो एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशनल, तो ये किसके रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो आप कहेंगे कि बेसिकली ये इस नॉवल जिसको आपने पेंटिंग से कंपेयर किया है, इसके रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर बी के बाद में डी आएगा और फिर सी आ जाएगा कि बट इज ऑल्सो एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशनल दैट द रीडर कैन ट्रेस क्लैरिसाज एंड सेप्टिमस मूवमेंट्स। ये जो पाठक है वो क्लैरिसा और सेप्टिमस की गतिविधियों को समझ सकता है, उनको ट्रेस कर सकता है। और अंत में ए आ जाएगा थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन ऑन अ सिंपल डे इन जून 1923। लंदन के अंदर जून 1923 को वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर जो वर्ड दिया है एस्केपेड, इसको कौन सा वर्ड बिल्कुल सही चरितार्थ करता है वो बताना है। दिया है अब्राहम नरेटेड रेशमा हिज लास्ट एस्केपेड इन ए ड्रामेटिक वे, कि अब्राहम जो है, नरेट का मतलब होता है किसी को कोई कहानी सुनाना। तो ये कह रहा है अब्राहम ने रेशमा को उसकी अंतिम जो एस्केपेड है वो बड़े ही नाटकीय अंदाज में सुनाई।
एस्केपेड का मतलब होता है समथिंग इन्वॉल्विंग फन बट विथ एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। कोई ऐसी चीज़ जिसको करने में बड़ा आपको आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बट उसमें एक रिस्क भी होती है। जैसे स्काई डाइविंग है, बहुत सारे लोग स्काई डाइविंग करते हैं, बहुत ऊपर हाइट पर जाके एरोप्लेन से कूदते हैं, स्काई डाइविंग उसको बोलते हैं। उसमें बड़ा मज़ा आता है, एडवेंचर है, फन है, लेकिन वो रिस्की भी है क्योंकि कई बार उसके अंदर हादसे हो जाते हैं, आपका पैराशूट ओपन नहीं होता है, ढंग से जंप नहीं होता है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसी चीज़ को एस्केपेड बोला जाता है। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसको रिप्लेस करता है? तो एस्केपेड के लिए वर्ड आ सकता है एडवेंचर, क्योंकि एडवेंचर भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर फन है, आनंद है, परंतु थोड़ा खतरा, थोड़ी रिस्क भी है। अगला वर्ड है एस्केप। दोस्तों एस्केप एक वर्ब है। एस्केप का मतलब होता है कहीं से, एस्केप का मतलब होता है कहीं से बच निकलना। एस्केप का मतलब क्या होता है? कहीं से बच निकलना। एक वर्ड है एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब होता है मेहनत वाला काम। एक्सर्शन का मतलब होता है मेहनत वाला कार्य या काम। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? लेबोरियस वर्क। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? लेबोरियस वर्क, मेहनत वाला काम। और अगला वर्ड है ऑर्डियल। तो ऑर्डियल का मतलब होता है डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। कठिनाई और दुख से भरा अनुभव, कटु अनुभव। अगर इसको थोड़ा हिंदी में शॉर्ट में समझाऊं, कटु अनुभव, कड़वा कोई अनुभव या एक्सपीरियंस आपका हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डियल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। 83 की तरफ चलते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सॉरी, पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव में चेंज करना है। कैसे पता चलेगा पैसिव में है? क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट है, यहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है और फिर बाई के बाद में जुड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये किसका पैसिव वॉइस है? तो आप बोलेंगे कि सर ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। तो अब सवाल ये है कि पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो दोस्तों पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस ये होता है कि आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म मिलेगी। पास्ट सिंपल का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सेकंड फॉर्म मिलती है, और जब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ये किस में चेंज होता है? तो ये वॉज वर्ब के साथ यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट अगर आप देखें तो वॉज टेकन, यहाँ पे तो वॉज के साथ फिर से थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये तो खुद पैसिव में है। जब आप सेकंड ऑप्शन में गए तो यहाँ वॉज, बीइंग और थर्ड फॉर्म है, तो अगेन ये बीइंग जो है ये तो खुद पैसिव वॉइस में आती है। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं? बीइंग का। तो ये फिर गलत हो गया। जब आप सी की तरफ गए तो इसमें लिखा हुआ है द ऑथर रॉट। राइट का सेकंड फॉर्म है रॉट। राइट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है लिखना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है। डी की तरफ गए तो द बुक वॉज रिटन, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो अगेन ये किस में दे रखा है? पैसिव वॉइस। तो चूंकि हमें एक्टिव वॉइस चाहिए और जब वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो तो उसका एक्टिव वॉइस सेकंड फॉर्म होता है पास्ट सिंपल टेंस, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, आपको गलत स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट। कह रहा है द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अ न्यू लॉ वेयर एवरी म्यूनिसिपल विल हैव इट्स ओन हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री।
कि सरकार जो है वो एक नया कानून ला रही है जिसके तहत हर एक जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी जहाँ पर है, उनके खुद के अस्पताल होंगे पूरे देश भर में। कौन सी स्पेलिंग गलत है दोस्तों? कंट्री की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, देश की। गवर्नमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, सरकार। हॉस्पिटल्स, अस्पताल, ये भी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। म्युनिसिपल, ये स्पेलिंग गलत है दोस्तों, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। करेक्ट स्पेलिंग होगा MUNICIPAL, म्युनिसिपल। ये स्पेलिंग हमारा बिल्कुल ठीक है। म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है या जो जिसको अपन नगर पालिका बोलते हैं वही है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी थी। 85 देखिए, सेंटेंस के अंदर किसी पार्ट में एरर है, उसको पकड़ना है। कह रहा है द कंपनी वॉज स्यूड। स्यूड का मतलब होता है किसी को आप बोल सकते हैं बैन कर देना, या किसी को निषेध करना, या किसी को कहीं से हटा देना, उसको हम लोग स्यू बोलते हैं। टर्मिनेट करना, तो ये कह रहे हैं कंपनी को बैन कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता या कोई एग्रीमेंट, और ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन। तो कंपनी ने किसी एग्रीमेंट का उल्लंघन कर दिया था, इसलिए कंपनी को बैन कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। बट इट स्टिल डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग, लेकिन कंपनी अभी भी किसी गलती के लिए मना कर रही है। अभी भी कंपनी झूठ बोल रही है और ऐसा बोल रही है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इट जो है ये प्रोनाउन यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये किसके लिए आया है? तो ये इस सब्जेक्ट कंपनी के लिए आया है। कंपनी नाउन है हमारा, और कैसा नाउन है? सिंगुलर है। हम जानते हैं कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो हमने उसे प्रोनाउन से रिप्लेस किया। चूंकि हमारा सब्जेक्ट कंपनी सिंगुलर था, तो हमने उसे सिंगुलर प्रोनाउन से रिप्लेस किया। चूंकि कंपनी कैसा है? नॉन लिविंग है, तो इसलिए हमने उसे नॉन लिविंग सिंगुलर प्रोनाउन से रिप्लेस किया। अब हमारा एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक वचन करता है तो हमें एक वचन क्रिया का उपयोग करना है। यदि हमारे पास एक वचन करता नहीं है, बहुवचन करता है, तो हमें बहुवचन क्रिया का उपयोग करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन वो सिंगुलर है, तो हमें यहाँ वर्ब भी तो सिंगुलर लेनी पड़ेगी। अब ये जो डिनाई है ये वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है, वास्तविक रूप है वर्ब का, और वास्तविक रूप जो है वर्ब का कैसा होता है? प्लूरल। तो अगली बात ये है कि भाई वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएं? तो ये चीज़ हम लोग कई बार क्लास में पढ़ते हैं कि कोई भी जो वर्ब है अगर इसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें हम लोग एस या ईएस क्या कर देते हैं? ऐड ऑन कर देते हैं। एस या ईएस हम लोग उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। अब चूंकि ये वाई लेटर से एंड हो रहा है, तो वाई लेटर से एंड होता है तो उसमें ईएस का उपयोग करते हैं। तो डिनाई जो वर्ब है उसको सिंगुलर में चेंज करेंगे तो डिनाइज बनेगा। क्या बनेगा? डिनाइज। जैसे मेरे पास एक वर्ब है स्टडी, अब अगर मुझे इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है तो मैं स्टडी की जगह क्या लूँगा? स्टडीज़ लूँगा। तो यही यहाँ पर एरर है, इस डिनाई की जगह क्या आएगा? डिनाइज आएगा। डिनाई की जगह यहाँ क्या आएगा? डिनाइज आएगा। तो अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊँ तो ऑप्शन ए जो है ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे है 86 डिग्री कंपैरिजन। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, लेकिन डिग्री कौन सी लेनी है? पॉजिटिव। देखते हैं। कह रहा है शी इज़ लाइक्ड बाई एवरीबडी एज शी इज़ सो गुड। कह रहा है कि वो जो है
उसको पसंद किया जाता है सबके द्वारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसको किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में लिख सकते हैं? शी इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी फॉर बीइंग सो गुड। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हमने ढंग से नहीं किया है। एवरीबडी लाइक हर, देखिए एवरीबडी सिंगुलर है तो यहाँ लाइक्स होना चाहिए, तो ये वैसे ही गलत हो गया। थर्ड है शी इज़ सो गुड दैट एवरीबडी लाइक्स हर। तो देखिए सो गुड, शी इज़ सो गुड, तो ये यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव डिग्री यूज़ करी और एवरीबडी के साथ सिंगुलर भी है। डी में है शी इज़ गुड बिकॉज एवरीबडी लाइक्ड हर। तो यहाँ पर तो हमने जो है ओरिजिनल हमारा जो सेंटेंस था उसमें सो है, तो वो एडवर्ब भी चेंज कर दी, हटा दी, तो ये गड़बड़ है। तो सबसे सही तरीका है पॉजिटिव डिग्री के साथ लिखने का, वो सी है कि शी इज़ सो गुड दैट एवरीबडी लाइक्स हर, कि वह इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हर एक व्यक्ति उसको क्या करता है, पसंद। अगला अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या वो ग्रामेटिकली सही है। अगर सही है तो ठीक है, गड़बड़ है तो क्या चेंज होना चाहिए। स्वामी लर्न म्यूजिक व्हेन ही इज स्टडिंग इन द 3rd क्लास। कह रहा है स्वामी ने संगीत सीखा था जब वो 3री कक्षा में पढ़ता था। अब यहाँ ध्यान देखो, लर्न दिया हुआ है दोस्तों, वर्ब है लर्न, फर्स्ट फॉर्म। लर्न का मतलब होता है सीखना। अब ये जो वर्ब है हमारी लर्न, इसका सेकंड फॉर्म क्या है, लर्न्ड। लर्न्ड का मतलब होता है कि सीखा था, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसकी 3rd फॉर्म क्या होती है, लर्न्ड। ओके, अब चूंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो उससे ये पता चल गया कि हम लोग कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। अब अगर आप पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो फिर इधर इज के साथ आईएनजी, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। भाई अगर पीछे बात भूतकाल में है तो आगे भी भूतकाल में ही रखनी पड़ेगी, तो यहाँ भूतकाल में रखेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो इसकी जगह वॉज हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी आता है, तो स्टडिंग जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शंस की तरफ जाओ, कहाँ है, तो आप देखोगे कि डी में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे, ईडियम है अंडरलाइन पार्ट में, उसको मीनिंग बताना है। कह रहा है गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन इज अ माइलस्टोन इन हर कैरियर, कि लंबे समय से जिस प्रमोशन का इंतज़ार किया जा रहा था वो मिलना उसके करियर में एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन का मतलब होता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, बड़ी उपलब्धि। माइलस्टोन का मतलब होता है बड़ी उपलब्धि। तो जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो बर्डन का मतलब तो क्या होता है, किसी पर दबाव। मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। इंपॉर्टेंट इवेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण घटना। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन ग्रामेटिकल पार्ट है, चेक करना है। कह रहा है इफ वी हैड मूव टू इटली व्हेन आई वाज चाइल्ड आई विल हैव हैड एन इटालियन एक्सेंट, कि अगर हम लोग इटली मूव कर गए होते या इटली चले गए होते जब मैं एक बालक था, तो मेरा जो एक्सेंट है, जो उच्चारण का जो एक तरीका है, वो कैसा होता, इटालियन। इटली के अंदर कौन सा आपको मिलेगा एक्सेंट, इटालियन एक्सेंट। जैसे भारत में अगर मैं हूँ तो मेरी जो भाषा शैली है उसमें इंडियन एक्सेंट आएगा। आपने देखा होगा कि अगर इंडिया का व्यक्ति अंग्रेज़ी बोले और एक इंग्लैंड का व्यक्ति अंग्रेज़ी बोले तो दोनों के एक्सेंट में, दोनों का जो ध्वनि है उसमें आपको अंतर महसूस होगा, तो उसको एक्सेंट बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर बचपन में इटली चले गए होते जब मैं बालक था तो मेरा जो एक्सेंट है वो इटालियन होता। दोस्तों यहाँ पर देखिए हैड के साथ आपको 3rd फॉर्म नज़र आ रही है और यहाँ पर इफ़ भी नज़र आ रहा है। तो
इफ़ जो नज़र आ रहा है उससे आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है। और हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक अनफुलफिल्ड कंडीशनल है। अनफुलफिल्ड कंडीशनल मतलब कंडीशनल सेंटेंस का वो टाइप जिसके अंदर कंडीशन पूरी नहीं हुई होती है, तभी तो अनफुलफिल्ड है। जब 10th चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस चैप्टर में आपको पढ़ाता हूँ, जिसमें हम पढ़ते हैं जीरो कंडीशनल, ओपन कंडीशनल, इमेजिनरी कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल और अनफुलफिल्ड कंडीशनल। तो जो लास्ट टाइप है और जिसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट भी बताता हूँ कि ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है और एसएससी का तो फेवरेट है, तो अनफुलफिल्ड कंडीशनल मतलब कि इटली गए होते बचपन में तो इटालियन एक्सेंट होता, तो ना तो इटली गए हैं ना इटालियन एक्सेंट है, इसलिए कैसी कंडीशन है? अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड कंडीशनल जो होता है दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर होता है आपका पास्ट परफेक्ट फॉलोड बाय मॉडल परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट फॉलोड बाय मॉडल परफेक्ट मतलब कि इसमें आपको यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म मिलता है और इधर मॉडल परफेक्ट होता है। मॉडल परफेक्ट मतलब मॉडल के साथ हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और इसमें मेनली आपको कौन सा मॉडल मिलता है? वुड मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब आप इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखते हैं और इधर इफ़ देखते हैं तो आपको क्लियर हो गया कि अनफुलफिल्ड कंडीशनल है। तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सहायक वाक्यांश है, उसमें आपको वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो आप चेक करो कहाँ है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये रहा वुड और ये रहा हैव और इसके साथ ये थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 में। एंटोनिम बताना है आपको। ये वर्ड दे रखा है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का विलोम शब्द बताना है देख करके कि कौन सा इसका विलोम शब्द हो सकता है। दोस्तों एप्रीहेंशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही क्या है, बोरिंग है, नीरस है, उबाऊ है, तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है? अब सिचुएशन का मतलब तो परिस्थिति होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर के उत्साह। तो अगर आप विलोम शब्द की तरफ जाएं तो सबसे सटीक विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट हो जाएगा। अगला देखिए, एंटोनिम बताना है एब्रोगेट का। दोस्तों एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समाप्त करना। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं एंड, हम लोग बोल सकते हैं कैंसल, हम लोग बोल सकते हैं नल्लीफाई। तो इसका अपोजिट क्या होगा? विलोम से पूछा ना, तो इसका अपोजिट होगा दोस्तों किसी चीज़ को शुरू करना या किसी चीज़ को स्थापित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों सैबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। सैबोटेज का मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़ करना, डिस्ट्रक्शन। डीमोरलाइज का मतलब होता है किसी का उत्साह कम करना, किसी का उत्साह कम करना, किसी को डीमोरलाइज करना, उत्साह को कम करना। इरेडिकेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को जड़ से मिटाना, किसी चीज को जड़ से मिटाना, एकदम उसके मतलब आप बोल सकते हैं उसके शुरुआती बिंदु से उसको खत्म कर देना। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही है। आगे विलोम शब्द बताना है हमें किसका? कॉपियस। दोस्तों कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में,
प्रचुर मात्रा में, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं प्रोफाउंड, हम लोग बोल सकते हैं डीप, हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा, हम लोग बोल सकते हैं अबंडेंट, कि कोई चीज बहुत ज्यादा है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? मीगर। मीगर का मतलब होता है किसी चीज की कमी, लैक, शॉर्टेज। ऑप्शन ए हमारा ठीक है। इनफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। गैलोर का मतलब होता है बहुत बड़ा। गैलोर का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग। अनस्पेरिंग का मतलब होता है दोस्तों क्रूर, जिसमें दया नहीं हो, क्रूएल। और क्या बोल सकते हैं? मर्सीलेस। ये इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे आपको अंडरलाइंड वर्ड का मीनिंग बताना है। कह रहा है डोंट यू थिंक द डॉग वुड नीड ए कैनल टू स्टे, कि बोला तुम्हें नहीं लगता कि कुत्ते को ज़रूरत होगी कैनल की रहने के लिए? तो कैनल होती है दोस्तों घूरी, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं घूरी। वो स्थान जहाँ पर बिल्ली या कुत्ता रहता है उसको कैनल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं घूरी। तो ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो आप बोलेंगे अ हाउस फॉर अ डॉग और अ कैट, जिसमें कुत्ता या बिल्ली रहता है। नेक्स्ट है आपका कि आपको एक होमोनिम बताना है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ठीक होगा। कह रहा है ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, कि वह दोषी था। कन्विक्टेड मतलब जिस पर दोष साबित हो जाए, कि वह दोषी था। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, तो उस पर एक पुलिस अधिकारी पर आक्रमण करने का आरोप था। बट ही गॉट ऑफ विथ अ डैश सेंटेंस, लेकिन उसको जो सजा हुई वो बेहद कम हुई, मतलब जो उसने गुनाह किया था उसके एवज में कम सजा हुई। तो यहाँ पर कौन सा होमोनिम? होमोनिम मतलब जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। तो लाइट यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, जो एक लाइट सोर्स की तरह रोशनी के संदर्भ में बात हुई है। अगला जो लाइट यहाँ है ये सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसके संदर्भ में है। तीसरा जो लाइट है इसका मतलब होता है कि हल्का, जिस पर वजन कम हो, वजन के तौर पे कोई चीज़ हल्की हो। और चौथा इसने कहा है लाइट नॉट सीरियस और प्रोफाउंड। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके का आरोप था उस प्रकार से गंभीर सजा नहीं मिली, लाइट सेंटेंस मिला, हल्का पनिशमेंट। जैसे अब पुलिस अधिकारी पर आक्रमण किया है तो कम से कम 1-2 साल की जेल होनी चाहिए, लेकिन 1000 रुपये जुर्माना और 1 दिन जेल में छूट जाए तो कैसा सेंटेंस, कैसा पनिशमेंट मिला? लाइट पनिशमेंट मिला। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस बताना है, पैसिव में दिया हुआ है। तो दिया हुआ है द टेस्ट वॉज पास्ड। तो देखो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पैसिव वॉइस है किसका? पास्ट सिंपल का। किसका पैसिव वॉइस है? पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस क्या होता है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, कहाँ कहाँ है? तो हर जगह है सेकंड फॉर्म, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर डिड नॉट पास, ये तो नेगेटिव है पास्ट सिंपल का, तो ये तो नहीं हो सकता। अब एक्टिव में होता कि अभी यहाँ पर जो है ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव में एक्टिव में जाके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो देखो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कहाँ पे है? तो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स है, तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर द टेस्ट है, तो द टेस्ट तो पैसिव में सब्जेक्ट है, तो एक्टिव में कैसे सब्जेक्ट बन जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ही, ये पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव में आके सब्जेक्ट, और पैसिव में जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव में आके ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट को करने का तरीका क्या है? इसको पूरा पढ़ेंगे और इसकी मूड, टेंस और आवश्यकता अनुसार इसमें वर्ड भरेंगे।
कह रहा है नैनीताल हैज़ ए डैश लेक, कि नैनीताल जो है वहाँ पर एक लेक है, झील है। टूरिस्ट्स कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू डैश बोटिंग हियर, दूर दूर से सैलानी आते हैं यहाँ पर, और झील है तो बोटिंग होती है, बोट में बैठ के वहाँ पे घुमाई होती है, बोटिंग का आनंद लेते हैं। देयर इज़ ए स्केटिंग प्लेस बिहाइंड इट, और उस झील के पीछे एक वह स्थान भी है जहाँ पे स्केटिंग कर सकते हैं। स्केटिंग मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा, वो स्केट्स होते हैं, टायर लगे होते हैं, फिसल पट्टी होती है, उसके ऊपर वो खड़े होते हैं, बच्चे पैरों पे बांधते हैं और टायर से स्केट करते हैं। स्केटिंग की भी सुविधा है वहाँ। पीपल हु स्केट हियर से दैट द राइड सीम्स टू गो राउंड विथ देम, लोग जो है जो यहाँ पे स्केटिंग करते हैं उनका ऐसा कहना है कि वो जो बगल में जो बोटिंग करते हैं जो लोग, उनको ऐसा लगता है कि वो उनके साथ साथ चल रहे हैं, जैसे जैसे नाव चल रही है वैसे वैसे वो स्केट कर रहे हैं। इवनिंग्स आर ऑल्सो प्लीजेंट हियर, वहाँ पे शाम बड़ी खूबसूरत होती हैं, सुखद होती हैं। द डैश ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स लुक्स एज इफ दे आर डांसिंग इन द रिपल्स ऑफ द लेक, और वो जो वहाँ पे शाम को जब लाइटें जलती है, रोशनी होती है, तो वो झील के अंदर उनकी जो आप बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है लाइटों का, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे पानी के अंदर वो जो है लाइटें जल रही हैं या चमक रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ट्रूली नैनीताल इज़ एन डैश सिटी ऑफ डैश ब्यूटी, वास्तव में नैनीताल जो है वो एक खूबसूरत शहर है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले नैनीताल हैज़ ए डैश लेक, नैनीताल के अंदर कैसी झील है, तो आप कहेंगे प्लीजिंग सुखद, अल्यूरिंग आकर्षक, सेगेशियस बुद्धिमान, ब्यूटीफुल खूबसूरत। तो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा ब्यूटीफुल, क्योंकि देखो यहाँ ब्यूटी है और भी ऊपर प्लीजिंग वर्ड आया है, कहीं पे देखो आया था ना प्लीजिंग, पीपल्स के इवनिंग्स आर ऑल्सो प्लीजेंट, तो ये पर्यायवाची हैं खूबसूरती के, तो ब्यूटीफुल सबसे ठीक होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। कह रहा है टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू डैश बोटिंग हियर, बोटिंग को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, प्रशंसा करते हैं बोटिंग की। अडोर का मतलब भी प्रशंसा, तो बोटिंग को एंजॉय करते हैं, बहुत ही आसान सा है, बोटिंग एंजॉय करते हैं वो लोग, बोटिंग का आनंद उठाते हैं। फिर है पीपल हु स्केट हियर से दैट राइड सीम्स टू गो अराउंड विद देम, इवनिंग्स आर ऑल्सो प्लीजेंट हियर, द डैश ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट, लाइट्स का क्या हो सकता है, दर्पण हो सकता है, इको, ये तो साउंड के संदर्भ में जो परावर्तन वाली ध्वनि आती है, शेडो यानी छाया, शेडो यानी परछाई, सॉरी शेड का मतलब छाया होता है, ध्यान रखना भी, शेड मतलब छाया, शेडो मतलब परछाई, और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। तो इलेक्ट्रिक लाइट्स का जो वो लाइट जब झील में गिरती है उसको जो रिफ्लेक्शन आता है वो बड़ा खूबसूरत लगता है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आगे है एज इफ दे आर डांसिंग इन द रिपल्स ऑफ द लेक, ट्रूली नैनीताल इज एन डैश सिटी। अब एन आ गया तो एन के साथ कोई ऐसा एडजेक्टिव लेना पड़ेगा जिसका प्रोनाउंसिएशन किसका है, वॉवेल का है। तो इरिटेटिंग सिटी, अब इतनी बात हुई है नैनीताल की तो उसको इरिटेटिंग तो नहीं बता सकते। ओमिनस का मतलब होता है शुभ, ओप्युलेंट का मतलब होता है धनी, एक्सीलेंट का मतलब होता है शानदार, बढ़िया, ज़बरदस्त। तो एक एक्सीलेंट सिटी है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। ऑफ डैश ब्यूटी, किस तरीके की खूबसूरती है नैनीताल में, तार्किक है, व्यक्ति सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित है, क्रॉनिक है या नेचुरल। तो प्राकृतिक खूबसूरती है भाई, जो है प्रकृति ने, वहाँ झील है, स्केटिंग की जगह है, तो प्राकृतिक खूबसूरती है वहाँ पे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है सॉल्यूशन का। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं यहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने फीडबैक हमारे तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।